नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बात। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के बाद अब एक नया खेल शुरू हो गया है विधान परिषद की 9 सीटों का। एनडीए के छोटे सहयोगियों ने अपनी ताकत दिखा दी है और अब बारी है बड़े दलों की। चिराग पासवान ने 19 विधायकों को एकजुट कर रख अपनी पकड़ साबित की। जीतन राम मांझी की बात करें तो फिर से एमएलसी और मंत्री पद की डिमांड के साथ वो मैदान में है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वो अपने बेटे के लिए एमएलसी की सीट चाहेंगे। जून 2026 में खाली हो रही इन सीटों को लेकर अब असली सौदेबाजी शुरू हो गई है। यानी सवाल सीधा है कि एनडीए में कौन कितना बड़ा हिस्सा लेगा और क्या ये डिमांड का खेल आगे गठबंधन की दिशा तय करेगा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी और वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। रामबंधु सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। राज्यसभा चुनाव में जो सहयोगी दल हैं उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है, जिससे अब उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। जून 2026 में 9 एमएलसी की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर दल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगा। एलजेपीआर की बात करें, मांझी की पार्टी हम की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम बात करें, तो ये छोटे दल अब दबाव की राजनीति करेंगे। इससे जेडीयू और बीजेपी के लिए संतुलन बनाना जो है वो मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये डिमांड जो है वो एनडीए के भीतर असंतोष को जन्म देगी या फिर लीडरशिप इसे मैनेज कर लेगा? जी, आपकी शंका बिल्कुल ही जायज़ है। ये जो 9 सीटों का चुनाव है और इसके साथ ही 1 सीटों पे उपचुनाव है, जो मंगल पांडे का है। वो इस बार के विधानसभा चुनाव में वो सीट अपना निकाले हैं, तो कुल 10 सीटों पे चुनाव होने वाला है, 9 सीट और 1 पे उपचुनाव। इसमें से आरजेडी 1 सीटें निकाल लेंगी। इस 9 में से 1 सीटें तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें 25 विधायकों की आवश्यकता होती है 1 एमएलसी सीट के लिए। अब बच गया 8 सीट और प्लस एक चुनाव वाला जो सीट, जो मंगल पांडे जी जिसको खाली कर रहे हैं। तो इन सीटों को लेकर के एनडीए के भीतर आपसी जो संतुलन बनाना है, वो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए एक बहुत ही ज़िम्मेवारी पूर्वक एक टास्क भी है। और ये टास्क उनके लिए इसलिए है क्योंकि तब चुनाव होने वाला है जब नीतीश कुमार बिहार छोड़ के दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं। ऐसे में खींचतान होगा। जदयू भी चाहेगी कि जो 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों में उनको 4 सीटें मिले या 5 सीटें मिले, क्योंकि विधायकों की संख्या एमएलसी के लिए बहुत ही पर्याप्त है। और राज्यसभा चुनाव में कई जो छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने एक तरीके से समझिए, अगर आप एलजेपीआर की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी कोई दावेदारी नहीं की। 19 विधायक उनके पास है। आप देखिए कि कैसे एक-एक विधायकों को लेकर के मारामारी हुआ। विपक्ष में अगर कांग्रेस और आरजेडी के एक विधायक अगर साथ नहीं देते, तो शायद सीवीएस राम का निकलना मुश्किल था। तो ऐसे में 19 विधायक अगर लोजपा आर की है, चिराग पासवान की है, और वो बिना अपनी किसी दावेदारी के चुपचाप से बिल्कुल शांतिपूर्वक बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो उनकी एक दावेदारी बनती है। और जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनको तो वो तो मंत्री हैं, मंत्री होने के कारण उनका जाना तो तय ही है। तो ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के बाद भी 1 एमएलसी सीट मिलती है, तो फिर लोजपा आर और जीतनराम मांझी, इन दोनों के बीच एक असंतोष होना स्वाभाविक है। ऐसे में जीतनराम मांझी भी अपनी दावेदारी करेंगे। वो देखिए, कुछ भी होता है, अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, टिकट बंटवारा हुआ, राज्यसभा की सीटें आए, बिल्कुल ही बेबाक तरीके से खुल्लम खुल्ला मीडिया के सामने जीतनराम मांझी आते हैं और अपनी दावेदारी पेश करते हैं। और इस बार तो उनका कहना लाजमी है। उपेंद्र कुशवाहा का एक सीट पहले से तय ही है। इसके अतिरिक्त उनको राज्यसभा भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये बीजेपी के बीजेपी जो 3 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा की, उसमें बीजेपी कोटे से ये गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए टास्क है कि लोजपा आर का और उपेंद्र कुशवाहा का, इन दोनों को कैसे एक तरीके से संतुष्ट करें। और मुझे लगता है कि जीतनराम मांझी को अगर वो जिस तरीके के आंकड़ा आ रहा है, मुझे लगता है कि जीतनराम मांझी को इस बार भी खाली हाथ होना पड़ेगा। उनको एमएलसी का कोई भी सीट मिलने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी उनको साथ रखना, ये एक टास्क है बीजेपी के लिए। इसमें एक और जरूरी बात यह है कि बिहार की जो राजनीति है, उसमें एक और करवट लेगी बिहार की राजनीति। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जो बीजेपी में विलय होने की जो बात है, मुझे लगता है कि ये एमएलसी चुनाव के पहले हो जाएगा। क्योंकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी कोटे से गए हैं, बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से बीजेपी अपने अपने कैंडिडेट को जोखिम में रख करके उनको भेजती है। अब नीतीश कुमार
एक तरीके से समझिए कि बिहार छोड़ के जा रहे हैं दिल्ली, अर्थात वो राजनीतिक संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा का विलय नहीं हुआ, उनकी पार्टी का विलय बीजेपी में नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो कुशवाहा समाज और उनके साथ-साथ अति पिछड़ी जाति का एक पावर पॉइंट बन जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अगर आप बीजेपी और आरजेडी को छोड़ दें, तो जितने भी नेता हैं उनमें उपेंद्र कुशवाहा का अति पिछड़ी जाति में और स्वयं की जाति में, खासकर कुशवाहा समाज में, वो कुश इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं। तो वो बिना नीतीश कुमार के हो सकता है कि उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो काफी बढ़ जाए और वो बीजेपी के लिए आगे चल के चिंता का विषय हो सकता है। इसलिए बीजेपी समय रहते ही उनको अपनी पार्टी में विलय करवाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि एमएलसी चुनाव के पहले उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बनाने के पहले ही बीजेपी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी और यही कारण होगा कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्रिमंडल विस्तार के समय अचानक से आए और बीजेपी भी बहुत ही सहजता से उन्हें मंत्री बनने दिया। बीजेपी ने बिना कोई रोक-टोक के बनने दिया, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के मन में बहुत पहले से प्लान था, उपेंद्र कुशवाहा की को राज्यसभा और एमएलसी, मंत्री आदि इन 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 तरीकों से घेर करके उनको अपनी पार्टी में विलय करवाना। तो एक तो मुझे लगता है कि राजनीति इस तरीके से आगे बढ़ेगी कि उपेंद्र कुशवाहा का विलय होगा, ये जून से पहले ही होगा। 28 जून को वो 9 सीटें हैं, 9 सीट एमएलसी का खाली होने वाला है। तो उससे पहले ही उपेंद्र कुशवाहा का विलय हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहार में जो मुख्यमंत्री का को लेकर के जो चिंतन हो रहा है, अगर उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी में विलय हुआ, समय रहते हुआ, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी चौंकाने वाला नाम आएगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त एक लोकप्रिय नेता हैं, कुशवाहा समाज के लोकप्रिय नेता हैं और अगर सम्राट चौधरी किसी कारणवश, चूंकि वो गृह मंत्री रहते हुए ही अभी तो गृह नई सरकार में गृह मंत्रालय उनके पास है, लेकिन उनके कामकाज से सरकार की छवि धूमिल भी हुई है। तो और वो एक दूसरी पार्टी से आए भी हैं, तो वो भविष्य में कहीं बीजेपी के लिए खटके नहीं, कोई ऐसा नहीं कि वो कोई बार्गेनिंग पॉइंट हो जाए बीजेपी के अंदर। इसके लिए समय रहते उपेंद्र कुशवाहा का विलय होगा और हो सकता है कि ऐसा बिहार में मुख्यमंत्री पद की घोषणा होने से पहले ही हो जाए। ऐसा होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े चेहरा के रूप में बीजेपी के एक बड़े चेहरा हो जाएंगे। तो एमएलसी चुनाव और मुख्यमंत्री का जो तय सीमा है, मुख्यमंत्री बनना, ये दोनों ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस तरीके से बिहार की राजनीति को ले जाती है, क्योंकि वर्तमान में अब बीजेपी ही है जो बिहार की राजनीति को राजनीति का भविष्य तय करेगी। बिल्कुल। जी। इंदुकान सर, क्योंकि राम बंधु सर बहुत बड़ी बात वैसे तो कहें कि सीएम के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी दावेदार हो सकते हैं, लेकिन हम लोग चिराग पासवान पर भी एक बार बात कर लेते हैं। 19 विधायकों को एकजुट रखकर उन्होंने अपने लीडरशिप की क्षमता तो साबित कर दी है। राज्यसभा सीट छोड़ने का उनका जो फैसला रणनीतिक माना जा रहा है, जिससे उन्होंने एनडीए के बड़े नेताओं का भरोसा जीता और अब वो विधान परिषद या मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं। उनकी ये चाल उन्हें किंग मेकर की भूमिका में भी ला सकती है। सवाल यह है कि क्या चिराग भविष्य में एनडीए की राजनीति में निर्णायक शक्ति बन सकते हैं या विधान परिषद में किस तरह से वो अहम रोल प्ले करेंगे? जी मैत्रेय जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए मैत्रेय जी, मुख्य बात यह है कि मेरी अपनी ये राय है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास देखेंगी तो बड़े पदों पर अपने पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को वो आगे बढ़ाते हैं। दूसरी पार्टी से आए लोगों को तत्काल कोई बड़ा पद दे दें, उनका इतिहास देखेंगे तो ऐसा आपको कॉमनली जनरली नहीं मिलेगा। इसका बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सत्ता संभाली, प्रधानमंत्री बने, उन्हें शपथ दिलाया तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने, और प्रणब दास से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हो गए। बल्कि कांग्रेस की आंखों में भी किरकिरी होती थी कि उन्होंने अपना राष्ट्रपति प्रणब दा को बनाया और माना जाता है कि किसी और पार्टी का अगर राष्ट्रपति होता है तो दूसरी पार्टी से बनने वाले प्रधानमंत्री के रास्ते में जहां तक संभव होता है अपने पार्टी के हितों के अनुकूल रोड़े अटकाता है, उनका कम से कम स्मूथ गोइंग नहीं रहने देता है। लेकिन प्रणब दा के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े अच्छे रिश्ते हो गए। इसके बाद आपको ध्यान होगा
जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की बारी आई तो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि प्रणव दा को एक सेकंड इनिंग मिलेगी। और जो रिश्ते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और जिस प्रकार प्रणव दा ने कांग्रेस के तमाम विरोध को छोड़ते हुए वो नागपुर में राष्ट्रीय कार्यक्रम में आरएसएस के मुख्यालय गए, वहां संबोधन किया उन्होंने। इन चीजों से इन अटकलों को और बल मिला था और मीडिया ने तमाम अटकलें लगाई थी। लेकिन आपने देखा कि रामनाथ कोविंद को बनाया गया राष्ट्रपति। प्रणव दा को कोई दूसरा टर्म नहीं दिया गया, उन्हें विदाई बहुत भावपूर्ण ढंग से दिया था प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी सरकार ने, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति का दूसरा टर्म नहीं दिया गया। मैंने इस संबंध में तत्कालीन जो भाजपा के अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह, जो अभी गृह मंत्री, उनसे मैंने पूछा एक बार कि कभी क्या आप लोगों की सोच में, आप लोगों की गणना में प्रणव दा की भी बात थी, जो कि नेशनल मीडिया में उस समय बड़े पैमाने पे एक कयास लगाए जा रहे थे कि जो मुख्य लोग इसके लिए विचार कोटि में है उसमें पहला नाम प्रणव दा का है। उन्होंने कहा नहीं, हमको पहली बार पूरी पार्टी के इतिहास में, देश के लोकतंत्र में अवसर मिला है, पूरी बहुमत की हमारी सरकार है और हम अपने किसी व्यक्ति को, अपने विचारधारा के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर आसीन करने पे की स्थिति में है अपने बल पर, अपनी बदौलत, तो हम दूसरे पार्टी के या दूसरी विचारधारा के व्यक्ति को ये पद क्यों देंगे। सेम वही फार्मूला, उदाहरण देने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो कयास मीडिया में तमाम लगाए जा रहे थे उनमें कहीं कोई दम नहीं था। उन्होंने कहा भी कभी हमारे विचार में भी नहीं था प्रणव दा का नाम सेकंड टर्म के लिए। ठीक उसी प्रकार आप ये याद रखिएगा, बिहार में चाहे कोई दूसरी पार्टी से तत्काल आ जाए, किसी का विलय हो जाए, पहले से कोई रहा हो, बिहार में पहली बार शायद बिहार की राजनीति में देश की आजादी के बाद भाजपा को यह अवसर मिला है कि वो अपने किसी विचारधारा के, अपने किसी कोर विचारधारा के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए बिहार का। इस अवसर को वो अपने हाथ से कतई नहीं जाने देंगे। और आप ये देख लीजिएगा कि भाजपा का ही कोई कोर विचारधारा वाला व्यक्ति, जिसके बारे में मीडिया को कोई कहीं से भी कोई कहीं दूर दूर तक कोई अंदेशा भी नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। जहां तक विधान परिषद की बात आपने कहा, या जहां तक आपने पासवान जी के बेटे की बात कही, चिराग की, देखिए चिराग पासवान के प्रति प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का निस्संदेह बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है और उनको एक बड़े नेता के तौर पर, भविष्य के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ग्रूम कर रही है। और मैं तो ये देखता हूं कि आने वाले भविष्य में शायद उनकी पार्टी का कभी विलय आने वाले कुछ समय में, जब उचित समझेंगे दोनों पार्टियां, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, और वो तब होगा जब चिराग अपने व्यक्तित्व को और अपने नेतृत्व की क्षमता को इतना विकसित करेंगे कि जैसा हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभी कह रहे थे पैनल में, कि उनको भी मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर सके। लेकिन अभी इस बार दूर दूर तक कहीं संभावना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में सालों से रह रहे किसी नेता को छोड़ करके किसी और को मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी देगी। जहां तक विधान परिषद की बात है, जो पार्टी और जो गठबंधन राज्यसभा के इतने टिकलिश चुनाव में, इतने कठिन परीक्षा में अपने सभी कैंडिडेट्स को जिताकर आसानी से ले गई, लास्ट में आपने देखा ओवैसी जी का भी कैसा रुख था, लेकिन उसके बावजूद हाथ बिल्कुल खाली के खाली रह गए। आरजेडी के तेजस्वी के नेतृत्व का ये पहला बड़ा लिटमस टेस्ट था इस सरकार के गठन के बाद, उसमें उनके हाथ कुछ नहीं लगा और वो अपने सहयोगियों को साथ रख कर कोई एक मिसाल कायम कर पाते, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ऐसे में विधान परिषद का चुनाव किसको नेतृत्व दिया जाएगा, किस पार्टी को क्या दिया जाएगा, ये बिल्कुल अंदरूनी मामला है और ये हमें नहीं लगता है कि कोई कठिन डगर साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए। जी मैत्री जी। जी रामबंधु सर, जिस तरह से अभी इंदुकान सर भी बोल रहे थे और आज नीतीश कुमार का जमुई में भी हमने भाषण के दौरान देखा कि सम्राट चौधरी के पास गए और कह रहे हैं कि अब इन्हीं को सब करना है, तो हो सकता है क्योंकि सम्राट चौधरी की तरफ लगातार इशारा कर रहे हैं। हम बात अब जीतन राम मांझी की कर लेते हैं। लंबे समय से उन्होंने मांग की है, पहले तो राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने एक सीट मांगा था, लेकिन उसके बाद उनको निराशा हाथ लगी। अब एमएलसी का जब चुनाव आने वाला है, मंत्री पद की डिमांड वो कर सकते हैं और परिवार के भीतर असंतोष की खबरें भी लगातार सामने आई है। पार्टी को एकजुट रखा, लेकिन
उन्होंने इससे उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो भी बढ़ी है। सवाल ये है कि क्या मांझी की लगातार मांगे एनडीए के लिए दबाव बनेगी या उन्हें संतुष्ट करना गठबंधन की मजबूरी होगी? जी, जीतन राम मांझी के जो उनकी जो राजनीति है वो पारिवारिक कलह में फंसी हुई है। गाहे-बगाहे आप देखिएगा कि उनके जो बेटा है संतोष मांझी, वो भी पिता के राजनीतिक निर्णयों के खिलाफ बोलते रहते हैं, ऐसा देखा गया है मीडिया में। और इस बार जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी, तो उनके परिवार के बहू और समधन जाकर के तेजस्वी यादव से मिले भी हैं। और एक अघोषित प्रतिस्पर्धा रहती है जीतन राम मांझी जी की चिराग पासवान के साथ। शायद इसलिए हो कि दोनों दलित नेता हों। लेकिन वो ऐसा अक्सर अपनी जो तुलना है, जैसे आप विधानसभा में सीटों का बँटवारा देख लीजिए, तो अपनी तुलना चिराग पासवान से करते हैं। तो और कुछ भी अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो, कभी मुख्यमंत्री की बात हुई थी, तो उन्होंने अपने अपने बेटे के बारे में भी बोला था कि वो बहुत ही काबिल, पढ़ा-लिखा एक दलित नेता है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वो एक महत्वाकांक्षी नेता के रूप में हैं। और उनके साथ जुड़ी बात ये है कि अपनी जो महत्वाकांक्षा है, वो खुल्लम-खुल्ला रखते भी हैं। और दूसरा पक्ष ये है उनका पारिवारिक अंतर्कलह जो चलता रहता है राजनीति में। तो ऐसे में मांझी जी कैसे खुद संतुलन बनाएँगे एनडीए के अंदर अपने परिवार, अपने बेटे-बहू को लेकर के, और और उनको ऐसा संतुलन बनाने के लिए बीजेपी कितना स्पेस देगी। चूँकि देखिए राजनीति में एक गैप होने वाला है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी जीतन मांझी। ये जो एनडीए में लोजपा आर हमेशा बीजेपी की तरफ रही है, माना जा रहा है कि बीजेपी का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी रही है या जीतन मांझी हैं, ये हमेशा नीतीश कुमार की तरफ माने जाते थे। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद एक गैप बन रहा है। तो जितने भी नेता हैं, जो भी नेता हैं जिनके पास अपना जो भी जनाधार है, तो अपने वो राजनीतिक भविष्य को लेकर के नीतीश कुमार के जाने के बाद चिंतित हैं। ऐसे में वो लाजिमी है, वो सभी लोग बीजेपी पे ही अब दबाव बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे चाहेंगे कि ये जो 8 सीटें एमएलसी का 9 और एक मान लेते हैं कि जो उपचुनाव होने वाला है मंगल पांडे जी के सीट पे, तो वो जो 9 सीटें हैं, इनमें से जीतन मांझी को भी मिले। लेकिन देखने वाली बात है कि बीजेपी उनको कितना देती है। चूँकि इस 9 में तो एक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को जाएगा। अब लोजपा आर को कितने देती है, उनके 19 विधायक हैं। 19 विधायक भी हैं और राज्यसभा में बहुत ही खामोशी के साथ और बिना कुछ लिए हुए, बिना कुछ अब मीडिया में तो कोई बार्गेनिंग नहीं आया। जिस वक़्त ये चल रहा था कि चिराग पासवान की माँ राज्यसभा में जाएँगी, उसके बाद चिराग पासवान का एक बयान आता है कि उनकी जो माँ हैं, वो सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। तो बिल्कुल ही सहजता से, आसानी से अगर आप प्रत्यक्ष तरीके से कहेंगे तो लोजपा आर का बीजेपी को समर्थन रहा है। लेकिन राजनीति में कोई इस तरीके से बिना कुछ नुकसान को तौले हुए कोई इस तरीके से समर्थन देता नहीं है। तो एमएलसी सीट को लेकर के एलजेपीआर को बीजेपी कितना सीट देती है, उस 8, और फिर उसी 8 में जदयू भी है। जदयू के पास भी अपने अच्छे विधायक हैं, जदयू भी सक्षम है। वो अपने बदौलत, तो अपने ही विधायकों के बदौलत तो वो 3 सीटें निकाल भी सकती हैं। तो उसी 8 सीटों में कैसे बँटवारा होगा, ये बीजेपी को देखना है। एक तरीके से जदयू को भी मुझे लगता है कि जदयू भी हो सकता है कि वो 8 सीटों में 4 की दावेदारी कर दे। चूँकि जो 5वीं सीट हैं, उस 5वीं सीट को बीजेपी का ही माना जा रहा है। माना क्या जा रहा है, सीवीएस राम तो बीजेपी कोटे से लड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा जो अब तक, यानी जब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय थे बिहार की राजनीति में, तब तक वो नीतीश कुमार या जदयू के करीब माने जाते थे। उसके बाद अचानक एक तरीके से खबर फैलती है कि वो बीजेपी के करीब हो गए हैं, बीजेपी में उनकी पार्टी का विलय होने वाला है। तो उसके बाद से तो वो बीजेपी कोटे से, जो बीजेपी की दूसरी सीट है, उसी से उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो वो भी बीजेपी में, एक तरीके से एमएलसी में भी वो भी बीजेपी में चले गए। तो अब जदयू को 8 सीटों में से कितनी सीटें मिलती हैं? जदयू चाहेगी कि 4 सीटें मिलें, 3 तो कम से कम मिलेगा ही। चौथे को लेकर के यहाँ भी एक तरीके से बीजेपी और जदयू में एक तरीके से कह सकते हैं कि जंग होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब कौन है जदयू में जो बीजेपी से बार्गेनिंग करेगा? पहले तो होता था, पहले नीतीश कुमार थे, या जब नीतीश कुमार बिल्कुल सक्रिय थे, चौकन्ने थे, तो बार्गेनिंग कर लेते थे। हाल के कुछ दिनों से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कोई बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जदयू को अगर 3 सीटें भी मिलती हैं, तो शेष सीटों को लेकर के अपने घटक दलों में बाँटना एक बीजेपी के लिए एक कार्य है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इस चुनौती को आसानी से लांघ जाएगी, क्योंकि इसमें
उपेंद्र कुशवाहा को मिल ही रहा है, लोजपा को कुछ सीटें मिल ही जाएगी। अब रहा कि नहीं देने के बावजूद भी जीतन मांझी का एनडीए के प्रति विश्वास कायम रहे, तो बीजेपी संतोष मांझी के जरिए, क्योंकि संतोष मांझी अक्सर कई बार अपने पिता के राजनीतिक निर्णयों के खिलाफ और नरेंद्र मोदी या बीजेपी के पक्ष में बोलते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि संतोष मांझी के खिलाफ वो जीतन मांझी का जो आक्रोश है उसको शांत कर लेगी और इस गुत्थी को भी सहजता से सुलझा लेगी निश्चित तौर पे। और ये लेकिन ये अब तय है कि जिस तरीके से राज्यसभा की सीटें आई, ये पहली बार हुआ है जब बीजेपी ज्यादा सीटें ली हैं, यानी 5वीं सीट जदयू से लेने में सक्षम हो गई है। एमएलसी में भी अब बीजेपी ज्यादा सीटें ले लेंगी, तो जो राजनीति का जो पावर पॉइंट है वो जदयू से हट करके अब बीजेपी की ओर बढ़ रहा है। और बीजेपी बिहार में अब एक सशक्त तरीके से, या यूं कहिए कि एनडीए में अब बीजेपी प्रभुत्वशाली हो रही है और एनडीए अब बीजेपी के नेतृत्व में ही बिहार में आने वाले दिनों में दिखाई देगा। इंदुकान सर, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर राज्यसभा के दौरान चर्चा थी कि इस बार वो हाशिए पर चले जाएंगे, लेकिन राज्यसभा सीट हासिल कर अपनी प्रासंगिकता वो साबित कर दिए हैं और अब उनके बेटे के मंत्री बने रहने के लिए एमएलसी सीट की जरूरत है। इससे उनकी एक नई डिमांड सामने आई, लेकिन कहा जा रहा है कि ये भी डिमांड फुलफिल कर ही देगी बीजेपी। कुशवाहा की ये रणनीति दिखाती है कि वो अभी भी एनडीए में प्रभावशाली खिलाड़ी हैं, तो सवाल ऐसे में उठ रहा है कि क्या वो भविष्य में या बड़ी हिस्सेदारी की भी मांग कर सकते हैं? मैत्री जी, देखिए, उनको जितनी हिस्सेदारी मिलनी थी उसकी सारी बात विधानसभा चुनाव के पहले मेरा मानना है कि हो गई है और उसी के फार्मूले के तहत जो चीजें उनको मिल रही हैं वो मिल रही है और दी जा रही है। इससे अधिक न तो बीजेपी उन्हें देगी। हाँ, जैसा कह रहे हैं हमारे साथी कि अगर उनका विलय होता है उनकी पार्टी का भाजपा में, फिर तो पार्टी के अनुशासन, पार्टी की रणनीति के हिसाब से चीजें आगे तय होंगी। लेकिन जितना उन्हें मिला है इससे ज्यादा कुछ वो बार्गेन कर पाएंगे या उन्हें दिया जाएगा, इसकी संभावना हमें नहीं लगता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भी आप देख सकते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले वो अंतिम व्यक्ति थे अलायंस पार्टनर में जो ओपनली अपने दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। हम ऐसा चाहते हैं, हमें जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। उनको दिल्ली बुला के अंतिम मीटिंग किया अमित शाह जी और बाकी लोगों ने बताया, लेकिन उसके बाद उन्होंने तमाम आगे पीछे इधर उधर कर तर्क वितर्क करने के बाद ऐसा लगता था लास्ट मोमेंट्स में कि शायद वो एनडीए का दामन भी छोड़ देंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो आज की स्थिति ऐसी है कि इतनी मजबूत सरकार है बिहार में और केंद्र की सरकार भी मोहताज नहीं है इन गठबंधन सहयोगियों की। ऐसे में उस सरकार से या राज्य में बिहार विधानसभा में कोई बड़ी बार्गेनिंग उपेंद्र कुशवाहा कर पाएंगे, हमें ऐसा नहीं लगता है जी। रामबंधु सर, विधानसभा परिषद की सीटें भले ही सीधे सत्ता नहीं तय करती है, लेकिन राजनीतिक संतुलन बनाने में तो ये अहम भूमिका निभाती ही है। मंत्री पद बचाने, नेताओं को एडजस्ट करने और गठबंधन संतुलन बनाए रखने के लिए ये सीटें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जून 2026 में जो चुनाव होने वाला है, आंतरिक राजनीति को एनडीए की दिशा देने वाला है। क्या एमएलसी सीटें बिहार की आगामी राजनीति का पावर सेंटर बनेंगी या विपक्ष के लिए भी कुछ नया अवसर खुल रहा है? क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी, जिस तरह से 4 विधायक गायब रहे, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। तो सीट बंटवारे में क्या आरजेडी कांग्रेस को भी कुछ फायदा नुकसान होता दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही कहा। सीधे तौर पे एमएलसी का सरकार बनाने या सरकार गिराने में भूमिका नहीं होती है, लेकिन बिहार की जो राजनीति है, उस राजनीति में ये जो पावर पॉइंट, ये जो तय होता है कि कौन डोमिनेंट हो रहा है, बीजेपी के जो सरकार है, सरकार की जो शक्ति है वो बीजेपी की ओर मुड़ रही है, ये दर्शाने में ये जो चुनाव है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि ये बीजेपी तय करेगी पहली दफा कि जदयू को कितने सीटें मिले, एलजेपीआर को कितने सीटें मिले, तो अपने सहयोगी दलों को कितने सीटें मिले, जो पार्टी तय करेगी वही पार्टी बिहार में असली पावर में है। तो निश्चित तौर पे ये होगा। देखिए, जहां तक बात महागठबंधन का है, तो 2 सीटें, जो 9 सीटें हैं, इनमें से आरजेडी के 2 सीटें हैं, तो 25 विधायक एक एमएलसी को चाहिए और उतने विधायक आरजेडी के खुद के हैं। शेष जो बचे हुए महागठबंधन में जो 10 बच जाते हैं, उनसे न तो कोई एमएलसी बन सकता है और न ही उनके साथ आरजेडी के साथ कोई खराबी है। तो 1 सीटें तो आरजेडी बना लेंगी। इसके अतिरिक्त कोई नया अवसर महागठबंधन के लिए या आरजेडी के लिए तो नहीं है, क्योंकि जितने विधायक 202 विधायक हैं, 202 विधायकों में
जो एक मंगल पांडे का जो बाई इलेक्शन होने वाला है वो सीट सहित आरजेडी को देने के बाद जो बचा हुआ जो 8 सीटें हैं, इनको निकालने में एनडीए अपने बदौलत ही सक्षम है। इसमें वैसा कोई तोड़-जोड़ वाली स्थिति राज्यसभा वाली नहीं आएगी। लेकिन ये तो एक बताना तो है ही एक तो ये तय ही हो जाएगा कि पावर पॉइंट जो असली पावर पॉइंट है, वो बीजेपी के साथ है। बिल्कुल। और देखिए, जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा इंदुकान की सर, बात मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी एआईएमआईएम को मनाई है एक एमएलसी सीट पर कहा जा रहा है और 2028 में राज्यसभा को लेकर, तो क्या एक एमएलसी सीट फिर एआईएमआईएम के खाते में जाएगा? ये बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से लास्ट मिनट्स में आपने देखा विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने खुल कर करके गठबंधन में शामिल होने की इच्छा प्रकट की और उनकी बड़ी उपेक्षा की, जो सरकार बनाने से उनको दूर रखने में बड़ा हेतु भी बना तेजस्वी यादव को और उनके सहयोगियों को। उन्होंने बिल्कुल भाव नहीं दिया ओवैसी को और उनकी पार्टी को। लेकिन अंत में आकर राज्यसभा चुनाव के लिए अंदर खाने में जो भी बात हुई, ओवैसी ने उनको समर्थन दिया। तो जैसा हमारे साथी कह रहे थे, ये अहेतुक नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर इसके लिए बार्गेनिंग हुआ होगा और हमें ऐसा लगता है कि राज्यसभा बनाम विधान परिषद की चर्चा होगी। दोनों हाउसेस का लगभग बराबरी महत्व है, एक का केंद्र में, एक का राज्य में, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस ढंग की चर्चा हुई होगी और ऐसे में एक विधान परिषद सीट एआईएमआईएम मांग सकती है, ले सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये कठिन है क्योंकि उनके नंबर ऑफ एमएलए बहुत कम है। जी बिल्कुल। राज्यसभा चुनाव में जैसे सहयोगी दल एनडीए और महागठबंधन का साथ दिए हैं, अब बदले में एमएलसी चुनाव के दौरान जरूर हिस्सेदारी मांगेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इंदुकान सर आपका, राम बंधु सर आपका। इन विषयों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।